कि वे संसार के अन्य देशों से दूर रहना चाहते हैं और उन्हें बाह्य संसार का ज्ञान नहीं है। दूसरे, वे मलेच्छों को अछूत समझते हैं और उनका बहिष्कार करते हैं। अल-बरूनी के अनुसार समस्त देश छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और ये सभी राज्य आपस में लड़ते रहते थे। मालवा, सिंध, कन्नौज और कश्मीर इनमें प्रमुख राज्य थे। वर्ण व्यवस्था भारत में विद्यमान थी और विभिन्न जातियों में भेदभाव की भावना प्रबल थी। बाल विवाह की कुप्रथा का व्यापक प्रचलन था। विवाह का प्रबंध माता पिता द्वारा किया जाता था। अल-बरूनी ने दहेज प्रथा के विषय में नहीं लिखा है, लेकिन उसने स्त्री धन का विवरण दिया है जो उसे पति द्वारा उपहार के रूप में दिया जाता था। अल-बरूनी बताता है कि ग्रामीण हिंदू अज्ञानतावश अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन शिक्षित हिंदू भगवान को एक शाश्वत, आदि अंत विहीन, स्वेच्छा से प्रवृत्त, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, चैतन्य, जीवनदाता तथा पालनकर्ता मानते थे। भारतीय न्याय व्यवस्था का विवरण देते हुए वह लिखता है कि न्याय के लिए साधारण तथा लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाते थे, जिनमें प्रतिवादी पर लगाए गए आरोपों का विवरण लिखा जाता था। मौखिक न्याय प्रार्थनाओं की भी व्यवस्था थी। गवाही पर न्याय निर्भर करता था तथा गवाहियों से पहले शपथ की व्यवस्था थी। दंड विधान हिंदू प्रवृत्ति के अनुकूल तथा कोमल था। हिंदू प्रथाएं तथा रीति रिवाज नैतिकता पर आधारित थे। न्याय सभी मनुष्यों के लिए समान नहीं था, यह विभिन्न जातियों के लिए भिन्न भिन्न था। ब्राह्मण प्राण दंड से मुक्त थे। यदि किसी ब्राह्मण से हत्या हो जाती थी तो वह व्रतोपवास, प्रार्थना तथा दान द्वारा प्रायश्चित करता था। चोरी का दंड इस बात पर निर्भर करता था कि चोरी कितनी बड़ी है। राजा उपज का छठा भाग भू राजस्व के रूप में लेता था तथा अन्य प्रकार के कर भी लेता था। केवल ब्राह्मण कर भाग से मुक्त थे। मूर्ति पूजा तथा सती प्रथा का प्रचलन था तथा विधवा विवाह निषेध था। स्मरणीय तथ्य: अभिधान रत्नमाला में अनेक प्रकार के अनाजों का उल्लेख है। मेघातिथि ने चावल तथा जौ सहित 17 प्रकार के अनाज को धान की श्रेणी में रखा है। मानसोल्लास में रंग, सुगंध आदि के अनुसार 8 प्रकार के चावलों का वर्णन है। कश्मीर में अदरक तथा अन्य मसालों के साथ ईख का भी उत्पादन होता था। मानसोल्लास के अनुसार अनहिल, वागा, मुल्तान, कलिंग, बंग, मालवा सूती कपड़ों के विशिष्ट उत्पादन केंद्र थे। इब्न होकल के अनुसार देवल तलवार निर्माण का प्रसिद्ध केंद्र था। चोल राज्य में अष्टधातु की मूर्तियां बनाई जाती थी। धार का लौह स्तंभ धातु कला के लिए प्रसिद्ध है। शिल्पकारों की श्रेणियों के प्रधान महत्ता कहलाते थे। स्मृति चंद्रिका में शिल्पकारों तथा व्यापारियों की श्रेणियों के अनेक नियमों का निरूपण है। इब्न खोरदा ढबे के अनुसार किरमान से सिंध तक का मार्ग मकरान होकर पंजाब तथा मुल्तान को जाता था। अलमसूदी ने भारत तथा पूर्वी समुद्री मार्ग से कानपुर कैंटन से होने वाले व्यापार का उल्लेख किया। बेंजामिन ने फारस की खाड़ी में स्थित किस नामक स्थान को भारतीय निर्यात सामग्री का बहुत बड़ा केंद्र कहा। इब्न खोरदा ढबे के अनुसार भारत से चंदन की लकड़ी, कपूर, लौंग, नारियल आदि का निर्यात होता था। इब्न रोस्टे के अनुसार सागौन, काली मिर्च, इलायची एवं इत्र का निर्यात होता था। मत्स्य पुराण में भी गंभीर अपराध के लिए भी ब्राह्मण को मृत्युदंड से वर्जित करते हुए देश निकालने तथा विशिष्ट चिन्हों से दागने की व्यवस्था की गई है। मेघातिथि ने ब्राह्मण को शारीरिक दंड और जुर्माने से भी मुक्त किया है। याज्ञवल्क्य के कहते हैं, युद्ध में ब्राह्मण को मारना कोई अपराध नहीं है। वराह पुराण में देवलक को श्राद्ध से वर्जित रखा गया है। गुप्तकालीन करण लिपिक 9वीं शताब्दी तक कायस्थ जाति में संगठित हो गए थे। पराशर ने शूद्रों के हाथ का भोजन और उनसे संपर्क वर्जित बताया है। मेघातिथि ने शूद्रों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मान्यता दी है। मेघातिथि के अनुसार कभी कभी शूद्र वर्ण के लोग व्याकरण तथा अन्य प्रकार के शिल्प विज्ञानों का अध्ययन करते थे।
नारद स्मृति ने आपातकाल में शूद्रों द्वारा क्षत्रिय क्रम को अपनाने की व्यवस्था की है। मेघातिथि ने ब्राह्मण का क्षत्रिय तथा वैश्य से अनुलोम विवाह अपवाद स्वरूप स्वीकार किया है। नारद पुराण में अनुलोम विवाह को वर्जित माना गया है। मेघातिथि के अनुसार अनुलोम विवाह की संतान माता की जाति की होगी और प्रतिलोम में पिता की जाति। याज्ञवल्क्य ने मामा की पुत्री से विवाह अधम कोटि में रखा है। मोहम्मद गौरी का आक्रमण। शिहाब उद्दीन, जिसे मुइज़ उद्दीन मोहम्मद बिन शाम भी कहा जाता था, मोहम्मद गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। वह गियासुद्दीन मोहम्मद का भाई था। गियासुद्दीन मोहम्मद ने गज तुर्कों को गजनी से निकाल बाहर किया और शिहाब उद्दीन मोहम्मद को 1173 ईस्वी में गजनी का सूबेदार बना दिया। दोनों भाइयों में काफ़ी मधुर संबंध थे। यही कारण था कि मोहम्मद गौरी ने अपने भाई का नायब होते हुए भी भारत विजय की योजना बना डाली और उस पर अमल किया। गजनी में अपनी स्थिति को मजबूत करने के बाद उसने भारत पर आक्रमणों की एक श्रृंखला सी लगा दी। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी के बीच भारत पर अनेक आक्रमण किए और भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना की। मोहम्मद गौरी के समय में उत्तर भारत की राजनीति में काफ़ी परिवर्तन हो गया था। बिहार में पाल वंश का शासन था, जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बंगाल सेन वंश का अनुयायी था। बुंदेलखंड में चंदेलों का शासन बना हुआ था, लेकिन गहरवाल वंश ने कन्नौज से प्रतिहार वंश को समाप्त कर दिया। दिल्ली और अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का शासन था। 1191 से 1192 में कन्नौज पर गहरवाल वंश के जयचंद का शासन था, जो बनारस में रहता था। मुस्लिम लेखकों के अनुसार जयचंद उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। ऐसा कहा जाता है कि वह पृथ्वीराज चौहान से शत्रुता मानता था, क्योंकि पृथ्वीराज उसकी पुत्री संयोगिता को उठा ले गया था। आपसी संबंधों में कटुता आ जाने के कारण। बाकी पार्ट 2 में।